मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को अपने खेतों में काम करता हुआ देखते हैं। उसका नाम मारुगे होता है। जब वो वापस अपने घर में जाता है तो उसे रेडियो पर एक खबर पता चलती है कि सरकार ने सबके लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है और दाखिले के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के दाखिले के लिए आए होते हैं। जेन नाम की एक टीचर सबके फॉर्म्स रिसीव कर रही होती है। उसके साथ एक और टीचर होता है जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि तुमसे एक बूढ़ा आदमी मिलने के लिए आया है। मारुगे जेन और एल्फ्रेड को एक अखबार का टुकड़ा देता है जिस पर सरकार की फ्री एजुकेशन की न्यूज होती है। जेन कहती है कि फ्री एजुकेशन तो सिर्फ बच्चों के लिए है। मारुगे कहता है कि वो ये रेडियो पर भी सुन चुका है और ये सभी के लिए है। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि यहाँ और भी बच्चे हैं जो दाखिले के लिए आए हैं। हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस बूढ़े आदमी पर जो ठीक से चल भी नहीं सकता। अगले दिन स्कूल में जेन की क्लास बच्चों से पूरी तरह भर चुकी होती है। तब एल्फ्रेड जेन को क्लास के बाहर बुलाता है और कहता है कि मारुगे स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। एल्फ्रेड कहता है कि वो उसका दाखिला नहीं कर सकते। यू शुड रेस्ट इन पीस, यानी कि तुम घर जाओ और आराम करो। मारुगे को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। वो कहता है कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर एल्फ्रेड उसे कहता है कि स्कूल में दाखिले के लिए उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, पर मारुगे के पास पैसे नहीं होते तो वो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता था। एल्फ्रेड जेन को मारुगे से बात करने के लिए कहता है। जेन मारुगे से पूछती है कि वो स्कूल में दाखिला क्यों लेना चाहता है। मारुगे कहता है कि वो लिखा हुआ पढ़ना चाहता है, इसलिए उसे स्कूल में दाखिला चाहिए। जेन उससे माफी मांगती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मारुगे अपने घर वापस आ जाता है और अपने पालतू मुर्गों के साथ समय बिताता है, क्योंकि एल्फ्रेड ने कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए उसके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो वो अपने पालतू मुर्गों को बेचकर कुछ पैसे अरेंज करता है और उन पैसों से स्कूल की यूनिफॉर्म खरीद कर पहन लेता है और अगले दिन स्कूल में दाखिला लेने के लिए फिर से चला जाता है। एल्फ्रेड फिर से जेन को बुलाता है और कहता है कि मारुगे बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। जेन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपने संकल्प के पक्के आदमी हो, तुम जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं हो। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि उसे इग्नोर करो, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम उसे स्कूल में दाखिल कर लोगी तो एजुकेशन बोर्ड तुम पर कार्रवाई भी कर सकता है। जेन मारुगे से कहती है कि एल्फ्रेड सच कह रहा है। वो एजुकेशन बोर्ड को कैसे समझाएगी और बच्चों के माँ बाप भी उसके दाखिले पर एतराज करेंगे। मारुगे कहता है कि वो उसका एक होनहार स्टूडेंट बनकर रहेगा जो पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करेगा। उसका दृढ़ संकल्प देखकर और पढ़ाई के लिए उसकी इतनी लगन देखकर जेन का दिल भी पिघल जाता है और वो उसके दाखिले के लिए मान जाती है। जेन मारुगे को क्लास में ले जाती है और क्लास के सभी बच्चों को बताती है कि अब उनके साथ मारुगे भी इस क्लास में पढ़ेगा। बच्चे बूढ़े आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। फिर जेन मारुगे को पीछे जाकर बैठने के लिए कहती है, लेकिन मारुगे कहता है कि उसे ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो आगे बैठ जाता है। जेन क्लास को अल्फाबेट्स लिखना सिखाने लगती है। शाम को छुट्टी के बाद जब मारुगे अपने घर जाता है तो उसे अपने घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उसे ताने मार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल बूढ़ों के लिए नहीं होता, उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है। उनकी आवाजें सुनकर मारुगे को अपनी दुख भरी यादें याद आती हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था तब उनका देश ब्रिटिश लोगों के कब्जे में था। अगले दिन मारुगे स्कूल जाता है। उसके साथ एक छोटी लड़की और एक लड़का बैठते हैं जिसका नाम कमाऊ होता है। जेन कमाऊ को ब्लैक बोर्ड पर 5 लिखने के लिए कहती है। कमाऊ 2 बार गलत लिखने के बाद फिर सही लिखता है। फिर जेन मारुगे को 6 नंबर लिखने के लिए बुलाती है, लेकिन मारुगे के कान कमजोर हो चुके होते हैं जो उसकी बात ठीक से सुन भी नहीं पाता। जब स्कूल में ब्रेक होती है तब सभी बच्चे खेलने लगते हैं और मारुगे साइड में बैठा होता है। एक छोटी बच्ची जो दिव्यांग होती है वो मारुगे के पास आती है और मारुगे से पूछती है कि क्या वो बीमार है। मारुगे उस प्यारी बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है, बस उसके कान थोड़े कमजोर हो चुके हैं जो ठीक से सुन नहीं पाते। वो मासूम बच्ची मारुगे से कहती है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊंगी और आपके कानों का इलाज कर दूंगी। फिर सभी बच्चे क्लास में चले जाते हैं और एल्फ्रेड बच्चों की कॉपीज चेक करने लगता है। वो मारुगे के पास जाता है और कहता है कि उसे अपनी पेंसिल को शार्प करना चाहिए। जब मारुगे अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए जाता है तो उसे फिर से दर्द भरी पुरानी यादें याद आती हैं जब कुछ ब्रिटिश लोगों ने एक पेंसिल को शार्प करके उसके कान में मारा था और इसी वजह से मारुगे को ठीक से सुनाई भी नहीं देता था। जब वो अपनी याद से वापस आता है तब उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जेन उसे क्लास के बाहर ले जाती है। वो बाहर बैठकर अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तब वो छोटी बच्ची मारुगे के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने हाथ में ये क्या पहना हुआ है।
मारुगे कहता है कि ये तब की निशानी है जब वो जेल में कैद था। उसने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो बस गोरे लोगों से अपनी जमीन और अपने देश को आजाद करवाना चाहता था और आजादी की लड़ाई लड़ने के बदले में उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसकी बातें सुनकर सभी बच्चों को उस पर प्राउड फील होता है और वो सब आजादी का नारा लगाने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर टीचर्स का ध्यान भी उनकी ओर चला जाता है। एल्फ्रेड को लगता है कि मारुगे स्कूल में कोई परेशानी पैदा करने वाला है। फिर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो स्कूल में बूढ़े मारुगे को पढ़ते हुए देखता है और अपने आर्टिकल के लिए उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। रेडियो पर भी खबरें फैलने लगती हैं कि एक बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। अगले दिन स्कूल में दो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और मारुगे उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए जाता है। तब एक सरकारी अधिकारी जांच करने आता है कि क्या सच में स्कूल में एक बूढ़ा आदमी पढ़ रहा है। उसे मीडिया से टेलीफोन आए होते हैं जो बूढ़े मारुगे के बारे में पूछ रहे होते हैं और उनके सवालों से परेशान होकर ही वो स्कूल में चेकिंग के लिए आया होता है। जब वो मारुगे को अपनी आंखों से देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है कि इसको स्कूल में दाखिला किसने दिया। जेन कहती है कि इसे दाखिला मैंने दिया है। वो अधिकारी गुस्से से कहता है कि ये कल मुझे स्कूल में नजर नहीं आना चाहिए, इसे आज ही स्कूल से निष्कासित कर दिया जाए। इसके बाद जेन अपने पति को फोन करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उसका पति भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर जेन एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जाती है और मारुगे के लिए मदद मांगती है। सेक्रेटरी उसकी पूरी बात सुनती है और उसे कहती है कि वो मारुगे को स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते क्योंकि मारुगे से प्रेरित होकर बहुत सारे बूढ़े लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाएंगे और उनके पास बच्चों के लिए भी पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बूढ़ों को कैसे हैंडल करेंगे। वो कहती है कि उसे पढ़ने के लिए बड़े बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए। जेन मारुगे के पास जाती है और उसे बड़े बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहती है। मारुगे अपने नए स्कूल को देखने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वो स्कूल प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आता था और किसी का भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ तक कि क्लास में इतना शोर होता है कि मारुगे को ठीक से टीचर की आवाज भी सुनाई नहीं देती। उन बच्चों को शिक्षा की कोई कदर नहीं होती। ये देखकर मारुगे थोड़ा निराश हो जाता है। मारुगे वहाँ से जेन के घर चला जाता है और उसके घर वापस आने का इंतजार करने लगता है। जेन उसे घर के अंदर ले जाती है। मारुगे कहता है कि पुराने जमाने में उसका समुदाय जमीन पर निर्भर रहता था, जबकि दूसरे समुदाय जानवरों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज के जमाने में एक आदमी कुछ भी नहीं है अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। शिक्षा बहुत जरूरी है। वो कहता है कि उसके पास एक चिट्ठी है जिसे वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। जेन उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसकी मदद करना चाहती है। वो सरकारी अधिकारी को फोन करती है और मारुगे के लिए मदद मांगती है, लेकिन अफसोस बात नहीं बनती। अगले दिन जेन स्कूल जाती है और वो देखती है कि क्लास के बच्चे गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं। क्लास के अंदर जाकर वो देखती है कि मारुगे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। मारुगे बच्चों से कहता है कि बैठ जाओ, मैं बस तुम सबको अलविदा कहने आया था। वो बच्चों से कहता है कि एक बकरी ना तो पढ़ सकती है और ना लिख सकती है, और जो आदमी पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता वो बकरी के समान है, इसलिए आप सबको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जेन मुस्कुराते हुए कहती है कि बकरी स्मार्ट और जिद्दी होती है और सबको बकरी से ये सीखना चाहिए कि अपने संकल्प पर दृढ़ कैसे रहा जाता है। वो सारी क्लास से कहती है कि मारुगे आज से उसका असिस्टेंट है जो पढ़ाई में सभी बच्चों की मदद करेगा। मारुगे की कहानी काफी पॉपुलर होने लगती है और मीडिया चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए स्कूल में आते हैं। धीरे धीरे सारे देश को इसके बारे में पता चल जाता है, पर इस पॉपुलैरिटी का मारुगे को ज्यादा फायदा नहीं होता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगता है और उन्हें लगता है कि एक बूढ़े आदमी का स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। वो सरकारी अधिकारी दोबारा से स्कूल में आता है और जेन से कहता है कि मारुगे को बड़े बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना होगा। जेन कहती है कि मारुगे के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो अधिकारी कहता है कि उसके पास जल्दी ही पैसे आ जाएंगे क्योंकि उसके समुदाय के लोगों को जल्दी ही सरकारी सहायता मिलने जा रही है। वो कहता है कि जेन स्कूल में सिर्फ नौकरी करती है, उसे बस उतना ही करना चाहिए जितना उसे बताया गया है। मारुगे को पुरानी यादें याद आती हैं जब उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एक बच्ची को जन्म दिया पर ब्रिटिश लोगों ने उसे गोली मार दी थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद जेन मारुगे को पढ़ना सिखा रही होती है। इसके बाद जेन को फोन पर एक आदमी कहता है कि वो उसकी निगरानी कर रहा है और उसे पता है कि वो घर पर अकेली रहती है। जेन डर जाती है और वो अपने पति को सब बता देती है। उसका पति उसके पास आ जाता है और उस रात उन्हें फिर से एक फोन कॉल आती है। फोन पर वो आदमी जेन के बारे में खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है।
अगले दिन कमाऊ का बाप मारूगे के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मीडिया वाले पैसे दे रहे हैं, उसमें से मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। मारूगे कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, और अपने घर के अंदर चला जाता है। कमाऊ का बाप कुछ गुंडों को पैसे देकर स्कूल में गड़बड़ करने के लिए कहता है और कमाऊ अपने बाप को देख लेता है। फिर वो गुंडे स्कूल में जाकर हल्ला करने लगते हैं, लेकिन मारूगे अपनी छड़ी लेकर उन सबको सबक सिखाता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो कमाऊ के पास जाकर बैठ जाता है। कमाऊ पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मारूगे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मारूगे कमाऊ को एक पोएम सुनाता है जिसमें 5 नंबर को लिखने का आसान तरीका बताया होता है। वो कहता है, लॉन्ग नेक फैमी फैट नंबर 5 वेयर इज योर हैट। कमाल की बात होती है कि वो पोएम की हेल्प से 5 लिखना सीख जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। सरकारी अधिकारी ने जेन को बार बार वार्निंग दी थी, लेकिन उसने मारूगे को स्कूल से नहीं निकाला था और बच्चों के पेरेंट्स भी मारूगे के वहाँ पढ़ने से नाराज थे। इन सब कारणों से वो लोग जेन का ट्रांसफर शहर के किसी दूसरे स्कूल में कर देते हैं और ट्रांसफर लेटर जेन को मिलती है। जेन इसके बारे में अपने पति से बात करती है। उसका पति जेन से नाराज होता है क्योंकि वो बूढ़े मारूगे की कुछ ज्यादा ही मदद कर रही होती है, जिसका हर्जाना उसे देना पड़ रहा होता है। इसके बाद जेन मारूगे को अपने ट्रांसफर के बारे में बताती है। सरकारी अधिकारी बताता है कि जेन के बदले में एक नई टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए आने वाली है, और ये खबर सुनकर सभी पेरेंट्स नाचने लगते हैं। पर बच्चे नई टीचर के आने से खुश नहीं थे। वो मारूगे और जेन दोनों के साथ मिलकर पढ़ना चाहते थे। जब नई टीचर की गाड़ी स्कूल के बाहर आती है तो बच्चे स्कूल का दरवाजा बंद कर देते हैं और उन लोगों पर अपना सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। नई टीचर वो सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मारूगे नैरोबी में एजुकेशन बोर्ड के बड़े अधिकारियों के पास चला जाता है। वो कहता है कि उसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई की है और सबको अपने शरीर पर जख्मों के निशान भी दिखाता है। वो कहता है कि कल हमें वही मिलेगा जो आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को एक अच्छे टीचर की सख्त जरूरत है, और वो जेन को स्कूल में वापस लाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं। मारूगे की बातों को सुनकर एजुकेशन बोर्ड ने जेन की ट्रांसफर को रद्द कर दिया होता है और वो वापस अपने स्कूल में आ जाती है। सभी बच्चे दौड़कर जेन को मिलने के लिए जाते हैं। फिर मारूगे जेन के पास आता है और उसे अपनी एक चिट्ठी देता है और कहता है कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं इसे पढ़ नहीं पाया। जेन वो चिट्ठी देखती है और एल्फ्रेड को पढ़ने के लिए कहती है। एल्फ्रेड वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी केन्या के राष्ट्रपति की ओर से होती है और उसमें लिखा होता है कि मारूगे ने आजादी के लिए बहुत दुख झेले हैं। उसने अपने परिवार को भी खो दिया है और वो काफी सालों तक जेल में कैद भी रहा था, जिसके लिए सरकार उसकी आभारी है और वो उसे कंपनसेशन मनी देना चाहते हैं। जेन को मारूगे के ऊपर गर्व होता है। वो कहती है, आप हमारे लिए लड़े थे, इसीलिए हम आज आजाद हैं। मारूगे कहता है कि अभी ये अंत नहीं है, अभी तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और वो तब तक पढ़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि मारूगे को बहुत सारे देशों में स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था ताकि वो लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सके। मारूगे की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।